जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज पढ़ते हैं हम लोग रेखा चित्र नीलकंठ मोर। तो यह रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, जो कि मेरा परिवार संग्रह से लिया गया है। UPSC के सिलेबस में लगा हुआ है और इसकी परीक्षाएं हैं फरवरी में। तो आइए पढ़ते हैं। बहुत सुंदर लगा, मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप लोगों से पढ़कर शेयर करूं। तो यह प्रयाग जैसे शांत और सांस्कृतिक आश्रम नगर में नखास कोना एक विचित्र स्थिति रखता है। जितने दंगे फसाद और छुरे चाकूबाजी की घटनाएं घटित होती हैं, सबका अशुभारंभ प्राय नखास कोने से ही होता है। उसकी कुछ और भी अनोखी विशेषताएं हैं। घास काटने की मशीन के बड़े चौड़े से लेकर फरसा, कुल्हाड़ी, आरी, छुरी आदि में धार रखने वालों तक की दुकानें वही हैं। अर्थात गोठिल चाकू छुरी को पैना करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आंखों का सरकारी अस्पताल भी वहीं प्रतिष्ठित है। शत्रु मित्र की पहचान के लिए दृष्टि कमजोर हो तो वहां ठीक कराई जा सकती है, जिससे कोई भूल होने की संभावना न रहे। इसके अतिरिक्त एक और अस्पताल उसी कोने में गरिमामयपूर्ण ऐतिहासिक स्थिति रखता है। आहत मुमूर्ष व्यक्ति की दृष्टि से विशेष सुविधा है। यदि अस्पताल के अंतःकरणों में स्थान न मिले, यदि डॉक्टर नर्स आदि का दर्शन दुर्लभ रहे, तो बरामदे पोर्टिको आदि में विश्राम प्राप्त हो सकता है। और यदि वहां भी स्थान अभाव हो तो अस्पताल के कंपाउंड में मरने का संतोष तो मिल ही सकता है। हमारे देश में अस्पताल साधारण जन को अंतिम यात्रा में संतोष देने के लिए ही तो हैं। किसी प्रकार घसीट कर टांग कर उस सीमा रेखा में पहुंचा आने पर बीमार और उसके परिचारकों को एक अनिर्वचनीय आत्मिक सुख प्राप्त होता है। इसके अधिक पाने की न उसकी कल्पना है न मांग। कम से कम इस व्यवस्था ने अंतिम समय में मुख में गंगा जल, तुलसी, सोना डालने की समस्या तो सुलझाई दी है। यहाँ मत्स्य क्रय विक्रय केंद्र भी है और तेल फुलेल की दुकानें भी। मानो दुर्गंध सुगंध में समरसता स्थापित करने का अनुष्ठान है। पर नखास कोने के प्रति मेरे आकर्षण का कारण उपयुक्त विशेषताएं नहीं है। वस्तुतः वह स्थान मेरे खरगोश, कबूतर, मोर, चकोर आदि जीव जंतुओं का कारागार भी है। अस्पताल के सामने ही पटरी पर कई छोटे छोटे घर और बरामदे हैं, जिनमें जीव जंतु तथा इनके कठिन हृदय जेलर दोनों निवास करते हैं। छोटे बड़े अनेक पिंजरे बरामदे में और बाहर रखे रहते हैं, जिनमें 2 खरगोशों के रहने के स्थान में 25 और 4 चिड़ियों के रहने के स्थान में 50 भरी रहती हैं। इन छोटे जीवों को हंसने रोने के लिए भी ध्वनियां नहीं मिली हैं, अतः इसका महाक्रंदन भी हो तो आश्चर्य नहीं। इन जीवों के कष्ट निवारण का कोई उपाय न सूझ पाने पर भी मैं अपने आप को उस ओर जाने से रोक नहीं पाती। किसी पिंजरे में पानी न देखकर उसमें पानी रखवा देती हूँ। दाने का अभाव हो तो दाना डलवा देती हूँ। कुछ चिड़ियों को खरीद कर उड़ा देती हूँ। जिनके पंख काट दिए गए उन्हें ले आती हूँ, परंतु फिर जब वो उस ओर पहुंच जाती हूँ सब कुछ पहले जैसा ही कष्टकर मिलता है। एक दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते उन्होंने सड़क पर जाकर ड्राइवर को रुकने का संकेत किया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले उन्होंने कहना प्रारंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछले बार आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल ले। मोर के पंजों से दवा बनती है। 100 लोग ऐसे ही खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। मोर है यह मान लेना कठिन था। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में कसे जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण में चलती जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपए लिए हैं। 12 का? भाई जरा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुझे क्यों सुनने लगा।
आपका ख्याल करके हंसता पस्ता करके देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 रुपये चिड़ीमार के नाम और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा सा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो उठा। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। और प्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर क्या सुरखाप के पर लगे होते हैं, मोर के क्या सुरखाप के पर लगे होते हैं, है तो पक्षी ही। और तीतर बटेर क्या लंबी पूंछ न होने के कारण उपेक्षा योग्य हैं, पक्षी हैं। चिढ़ा देने के कारण संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार में और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रख कर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकल कर मानो कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस जाते, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से तक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर चित्रा मेरी बिल्ली नवांगुतों का पता लगा सकती थी, और तब उसकी शोध का क्या परिणाम होता है अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेज को अपना सिंहासन बना लें, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर धीरे धीरे दोनों मोर बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनील की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में स्लेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों का गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचा कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता है। गति का चित्र आंका नहीं जा सकता। मूर्ति का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम से उत्तरपत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं याद नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता है जहाँ दान दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड देने को दौड़ा। खरगोश के छोटे और शरीर बच्चों को अब चोट से उनका कान पकड़कर उठा लेता और तब तक वे आर्त कंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी कभी उसकी पैनी चोट से खरगोश के बच्चों का कड़वे संस्कार हो जाता था, परंतु फिर भी कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। उसके दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता
और वे सब उसकी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअवल सा खेलते रहते थे। एक दिन उसके अपत्य स्नेह का हमें ऐसा प्रमाण मिला कि हम विस्मित हो गए। कभी कभी खरगोश, कबूतर आदि सांप के लिए आकर्षण बन जाते हैं, और यदि जाली के घर में पानी निकलने के लिए बनी नालियों में से कोई खुली रह जाए तो वे उसका भीतर प्रवेश कर पाना लेना सहज होता है। ऐसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निकलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा रखा था। शेष जो आधा बाहर था, उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेट कर सर्र से एक झपट्टे से नीचे आ गया। संभवतः वह अपनी सहज चेतना से उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, या उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ आ जाता है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी आ गया था। उस मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे ऐसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सहज ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उनकी गति में भी छंद रहता था। वह नृत्य मग्न हो नीलकंठ के दाहिनी ओर के पंख को छूती और बाईं ओर निकल आती थी, बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल का परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नृत्य का क्रम बन गई। प्रायः मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान सूचक समझकर विस्मयाभिभूति हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, इसे मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आ जाती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, तो अशोक नए जाल पल्लों से ढक जाता था। तब जाली घर में वह इतना अस्थिर होता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। पर जब तक राधा को भी न मुक्त किया जाए, वह दरवाजे के बाहर ही उपालंब की मुद्रा में खड़ा रहता। मंजरियों के बीच उसकी नीलाभ झलक संध्या की छाया से सुनहले सरोवर में नीले कमल दलों का भ्रम उत्पन्न कर देती थी। हवा से तरंगायित अशोक के रक्तिमाप पत्तों में तो वह मूंगे के फलक पर मरकज से बना चित्र जान पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय वस्तु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही हवा में उस सजलाहट पा लेते थे और तब उनकी मंद्र केका की गूंज अनुगुंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य आरंभ होता और मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली उतनी अधिक चमकती। बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता।
कभी कभी ये दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर मैं नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा जैसी ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्र हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ का भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। कभी ऐसी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं इसकी ये सिर इसे पटक देता। पर आपसे भी एक अधमरी मोरनी ले आने को कैसे कहूँ। सारांश है कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। फिर एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। कुब्जा नाम के अनुरूप स्वभाव से भी वह कुब्जा प्रमाणित हुई। अब नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उसे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप जाने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। हमने उसे अलग बंद कर दिया तो उसने दाना पानी छोड़ दिया और जाली पर सिर पटक कर घायल कर लिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल जाता, कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उसे उतारा। एक बार मेरी खिड़की के सेट पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर सदा के समान अब भी पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन में सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपा कर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसमें न उठने पर संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगी फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं उसे अपने साल में लपेटकर संगम ले गई। जब गंगा की बीज धार में उसे प्रवाहित किया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा घाट विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली अलसेयन कुत्ती के सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और देश प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्र से तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो यह था मेरा परिवार रेखाचित्र संग्रह से नीलकंठ मोर कहानी, जो कि मैंने आपको पढ़कर सुनाया। आशा करती हूँ कि आप सुनेंगे और आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद।